गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन हिंदी क्लास। कैसे हो आप सर? जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, उसके लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्होंने जैसे बताया था कि जो वर्तमान स्थिति उसमें जो बुराइयां हैं वो फैल रही हैं। कौन कौन सी है? चोरी, डकैती, तस्करी, मतलब ये सब चीजें फैल रही है। तो जो मनुष्य है वो निराश होता जा रहा है। लेकिन मनुष्य को उन्होंने ये प्रेरणा दी उस पाठ के माध्यम से कि मनुष्य को उन सब चीजों को, उन सब बुराइयों को छोड़कर जो उसके जीवन में कुछ अच्छाइयां भी आती है, कुछ अच्छी जो अच्छी घटनाएं भी घटित होती हैं, तो उन घटनाओं को याद करके अपने जीवन की सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। मतलब सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और कभी भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह जो पाठ आज हम पढ़ेंगे, इसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इस पाठ में भी जो इनकी जो कवियत्री हैं वो यही बताना चाह रही है कि जो समय अभी आया है उसे कभी भी सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए। ये जो पाठ है अभी, यह सबसे कठिन समय नहीं, इसकी कवियत्री हैं जया जादवानी। इनका जन्म हुआ था 1 मई 1959 को और जिनका जन्म स्थान है वो कोतमा शहडोल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब जो कवियत्री है जया जादवानी, वो इस पाठ के माध्यम से ये कहना चाह रही हैं कि मनुष्य के जीवन में, जो मनुष्य जीवन है उसमें कठिनाइयां तो आती रहती हैं। जैसे सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समय उसका, मान लो कभी उसका समय, कठिन समय उसका आया है, तो उसको ये सोच के नहीं होना चाहिए कि हमारा जो क्या बोलते हैं, मनुष्य जो होता है वो हमेशा उसके मन में ये चीज आती है कि मेरा जो जीवन है वो तो हमेशा ऐसा ही है। मतलब नेगेटिविटी जो होता है, नकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये चीज उसको नहीं आनी चाहिए उसके मन में, क्योंकि यदि मनुष्य अपने जीवन में ये सोच ले कि जो समय आया है वो कठिन है, लेकिन वो थोड़े समय बाद बीत जाएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, और ये सोचे वो कि ये जो समय है, मुश्किल समय जो आया है वो सबसे कठिन समय नहीं है, तो क्या होगा, उसका जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगा। यदि वो अपने मन में हिम्मत रखे, एक साहस रखे, तो हर कठिन समय को, हर कठिन परिस्थिति को वो आसानी से दूर कर सकता है। तो इस पाठ के माध्यम से कवियत्री ने हमें यही समझाना चाहा है कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लाना चाहिए, एक हिम्मत, एक साहस अपने मन में रखना चाहिए और अपना जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। उनका सामना करके अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ की हम। पहले उन्होंने बताया, पहला जो इसका है, इन्होंने मतलब इस पाठ में कवियत्री जया जादवानी ने कई उदाहरण दिए, तो उसमें पहला जो उदाहरण है वो ये है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी है दबा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। मतलब जो कवियत्री हैं वो इसके माध्यम से उन्होंने, इस पाठ में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता आती है। वो ये सोचता, मतलब कवियत्री जया जादवानी ने इस पाठ में बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने हमें यही समझाना चाहा है कि जब भी मनुष्य के जीवन में नकारात्मकता आती है, तो इन उदाहरणों के माध्यम से उससे जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच का, उसके जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच का विकास होगा, और जो भी मुश्किल समय उसके जीवन में आया है वह उससे सावधानी से दूर कर सकता है, मतलब उसका सामना कर सकता है और अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चला सकता है। तो जो पहला उदाहरण है उन्होंने इसके माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहले उदाहरण में उन्होंने चिड़िया का उदाहरण दिया है, एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो इसमें उन्होंने एक चिड़िया का उदाहरण दिया है, तो वो कहना चाह रही है कि नहीं, अभी जो समय है वो सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन तो है, मान लिया कि हमारे कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें मुसीबतें आती हैं, थोड़ी रुकावटें आती है, तो कठिन समय तो मान लिया जाए, लेकिन वो कहना चाह रही है कि इसको सबसे कठिन समय नहीं मानना चाहिए। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, तो कहना चाह रहे हैं कि एक चिड़िया है,
वो अभी भी अपनी चोंच में एक तिनका दबाकर उड़ रही है, मतलब घोंसला बनाने की तैयारी में है। तो कह रहे हैं कि पहले भी जो चिड़िया घोंसला बनाती थी और अभी भी जो समय है उसमें भी क्या है, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने की तैयारी में। और घोंसला क्यों बनाएगी? अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके, अपने बच्चों की सुरक्षा कर सके और उसपे सर्दी गर्मी धूप उनसे उनको बचा सके। तो कह रहे एक चिड़िया है, सब हम लोग सब अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक चिड़िया है वो इतनी छोटी सी होने के बाद भी एक एक तिनका, आपने खुद ने देखा होगा कि जब वो अपना घोंसला बनाती है तो किस प्रकार बनाती है, कितनी मेहनत से वो एक एक तिनका इकट्ठा करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो तिनका इकट्ठा करती है तो तिनका नीचे भी गिर जाता है, कभी उड़ भी जाता है, फिर वापस से वो शुरुआत करती है अपने वापस से उस घोंसले को बनाने की, और धीरे धीरे अपने एक एक तिनके को इकट्ठा करके अपने नीड का मतलब अपने घोंसले का निर्माण करती है और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम करती है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो चिड़िया है उनसे उन्होंने प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें भी उस चिड़िया से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में कभी भी हमें हारना नहीं चाहिए, कभी भी अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। कोई भी शुरुआत है वापस से नए ढंग से अपने जीवन की शुरुआत को करना चाहिए और कोई भी मुश्किल आती है उसे उसका डटकर सामना करना चाहिए। अब चिड़िया है वो इतनी मुश्किल से अपना घर बनाती है और मान लो तेज बारिश भी आ जाए, हवा भी आ जाए तो उसका घोंसला टूट सकता है, टूट जाता है, गिर भी जाता है, फिर वापस से वो अपने घोंसले का निर्माण करती है। तो वो यही सिखाना चाह रही है हमें कि हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए और हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो वो कह रही है कि अभी भी जो समय है उसमें अभी भी क्या है, जो चिड़िया है उसकी चोंच में तिनका है, मतलब वो चिड़िया जो है उसकी चोंच में तिनका दबा हुआ है, जो कि वो क्या करना चाह रही है, वो अपने घोंसले का निर्माण करेगी और अपने घोंसला बनाने की तैयारी में और वह उड़ने की तैयारी में, मतलब वो जहाँ कहीं भी जाती है तो उससे तिनका नजर आया तो तिनका अपने मुंह में दबाती है और उड़ने की तैयारी में मतलब वो घोंसला बनाने की तैयारी में है और अपना घोंसले का निर्माण वो करेगी। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अब इसमें भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है, झड़ती हुई मतलब गिरती हुई, कि जैसे कोई पत्ती गिरती है तो इन्होंने पत्ती जो गिरती हुई पत्ती का उदाहरण दिया है। वो किन लोगों के लिए दिया है? जो असहाय लोग होते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उन लोगों के लिए कहा है कि अभी जो समय है जिसमें मजबूर लोग हैं, असहाय लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, तो आज के समय में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उन लोगों को सहारा देने के लिए हैं, मतलब उन लोगों का सहारा बनते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो मतलब वो समय, कठिन समय नहीं आया है जिसमें हर मनुष्य स्वार्थी बन जाए, कोई भी किसी का साथ ना दे, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण किसी की भी सहायता कर देते हैं। जैसे कि हम मान लो रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहां पे कोई भी ऐसा है, अनपढ़ है, आ गया, उसे पढ़ना नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? कुछ बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको वहां पर जो उसे पढ़कर बता सकते हैं, तो सहायता तो वो कर रहे हैं। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है, यदि वो सड़क पर है, सड़क पार करने को तैयार है, सड़क पार करने के लिए खड़ा हुआ है और उससे पार नहीं हो रही है, तो भी अभी बहुत से लोग हैं जो उसको सड़क पार करवा देते हैं। तो कहना चाह रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि असहाय, गरीब, उन लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो ये इसमें दो उदाहरण दिए उन्होंने। एक चिड़िया का उदाहरण दिया कि चिड़िया है जो अभी भी क्या है, अब हर मुश्किल का सामना डट के कर रही है, और जो झड़ती हुई पत्ती मतलब असहाय लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से आए हैं शब्दार्थ। कठिन, कठिन का अर्थ है मुश्किल। कठिन का अर्थ क्या हुआ? मुश्किल। समय, समय का आया वक्त। तिनका, तिनका का अर्थ है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। झड़ती, झड़ती का अर्थ है गिरती। थामना, संभालना,
या फिर सहारा दे। पत्ती, एक पेड़ का जो पत्ता होता है उसे। तो अब हम दूसरा वाला जो पैराग्राफ है, वो दूसरा उदाहरण है, वो देखते हैं। दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने इसके माध्यम से, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अब उन्होंने इसमें किसका उदाहरण दिया है? रेलगाड़ी का, कि जो रेलगाड़ी है वो अपने स्थान से आ रही है, तो यात्री जो है, मतलब भीड़ में किसके लिए काम हो रही है? यात्रियों के लिए, जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? रेलगाड़ी की, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ, किसके लिए? अपने स्थान तक पहुंचने के लिए। तो कह रहे हैं कि अभी भी वो समय है जबकि लोग, जो स्टेशन है वहां पे लोगों की भीड़ है, मतलब भीड़ का मतलब उन्होंने कहना चाहा है कि अभी भी लोग एक हैं, एक साथ रहते हैं, मतलब एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर है। कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, कि लोग अभी भी क्या है? प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी? रेलगाड़ी की। क्यों? अपने जो जहां वो जाना चाहते हैं, जिस स्थान पर जाना चाहते हैं, उस स्थान पर पहुंचने के लिए अभी भी जो लोग हैं वो रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और अभी भी स्टेशन पर क्या है? भीड़ है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि अभी भी लोग जो हैं वो एक साथ खड़े हैं और एक दूसरे की सहायता करने के लिए उत्सुक है, मतलब एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है। गंतव्य तक, मतलब रेलगाड़ी कहाँ तक जाएगी? जहां तक जो यात्री हैं उनको उसको बैठने का इंतजार कर रहे हैं। और गंतव्य मतलब जिस स्थान पर उनको जाना है, जिस स्थान पर उनको जाना है वो होता है गंतव्य। तो कहना चाह रहे हैं कि अभी भी लोग रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और रेलगाड़ी उन्हें कहाँ तक लेकर जाएगी? जिस स्थान पर उन लोगों को जाना है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, मतलब वो स्थान जहां पर जो उनके अपने लोग हैं वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मतलब वो कहना चाह रही हैं कि ये समय अभी भी वो समय है जब कि अपना कोई अपनेपन से हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। तो कह रहे हैं कि अभी ऐसा समय नहीं आया जिसमें सब दूर दूर हो जाए, अब एक दूसरे के लिए कोई नहीं है, अपने स्वार्थ में डूबे रहे। मतलब अभी भी हैं जो जिनमें मतलब जो लोग हैं उनमें अभी भी अपनापन है, अभी भी कोई ना कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। और अभी भी वो रेलगाड़ी आएगी जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं एक साथ बैठकर। और इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो स्थान जहां पर उन्हें जाना है और वहां अभी भी ऐसे लोग हैं, मतलब अपने लोग हैं, उनके खुद के घर वाले रिश्तेदार जो हैं, जो भी मान लो मित्र मान लो, रिश्तेदार मान लो, घर वाले मान लो, कि अभी भी सब लोग हैं जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो तीसरा उदाहरण किसका दिया उन्होंने? रेलगाड़ी का और अपने लोगों का, कि इनके माध्यम से मतलब जो जीवन में सहजता है, जो सहज क्रियाएं हैं, मतलब वो अभी भी चल रही हैं। तो मनुष्य को ये नहीं मानना चाहिए कि उसके जीवन में कठिन समय आया है, जो क्योंकि जो क्रियाएं हैं वो सहज रूप से हो रही हैं। तो इसमें रेलगाड़ी क्या होती है? ट्रेन होती है, गंतव्य। उदाहरण शब्दार्थ देखें, रेलगाड़ी, ट्रेन, गंतव्य, जहां जाना हो, वह स्थान जहां जाना हो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। भीड़ का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो ये इसके शब्दार्थ हो गए। रेलगाड़ी का अर्थ क्या होता है? ट्रेन, गंतव्य वह स्थान जहां जाना हो, प्रतीक्षा इंतजार, भीड़ लोगों का समूह। तो उन्होंने ये उदाहरण और दिया है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। अब उन्होंने बताया है, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। मतलब वो कहना चाह रही हैं कवित्री कि अभी भी वो समय है जबकि अपने जो लोग हैं, हमारे घर में जो हमसे बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, माता पिता मान लो, हमारे दादा दादी मान लो, नाना नानी मान लो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी हमें दुआएं देते हैं, हमारे साथ खड़े हैं,
मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जैसे हमारे घर में हम जब सुबह निकलते हैं घर से, हमारे पापा मम्मी वगैरह हैं वो ऑफिस के लिए जाते हैं, बड़े भाई बहन है कॉलेज के लिए जाते हैं, मतलब हम भी कहीं जाते हैं, तो हमारे से जो जो घर में रहते हैं, दादा दादी मान लो, मम्मी मान लो, तो क्या कहेंगी कि जल्दी आ जाओ, कि अब कहना चाह रही है कि जाओ जल्दी आना, तो कहना चाह रही है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि जल्दी आ जाना, सूर्य मतलब शाम को देर होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले तुम घर जल्दी आ जाना। तो इसके माध्यम से कवियत्री ये कहना चाह रही है कि अभी भी वो समय है जबकि अपना है कोई, बहुत से मतलब अपना कोई हमारा, हमें अपने सच्चे दिल से हमें हमारे लिए हमारी दुआ करता है, हमारी सच्ची जो अच्छे कामों की शुभकामना हमें देता है, और हमारे लिए एक मतलब क्या कहते हैं कि मन में हमारी उसकी अच्छी भावनाएं होती रहती हैं, तो वो हमारा इंतजार करता है और हमें ये कहना चाहता है कि तुम जल्दी आ जाना और सूरज ढलने से पहले अपने घर आ जाना। तो अभी भी वो समय है जब लोगों की दुआ, हमारे अपनों की दुआ हमारे साथ है। तो जब हमारे अपनों की दुआ हमारे साथ होगी तो हमारे जीवन में कभी भी कोई कठिन समय नहीं आएगा, कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके माध्यम से उन्होंने यही उदाहरण दिया है कि अभी भी अपनों की दुआ, अपने साथ वालों की दुआ सभी के साथ है, जिससे उसके जीवन में कोई भी कठिन समय नहीं आएगा। अब दूसरा देखते हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अब इसमें उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? जो प्राचीन समय, पुराने समय में जो दादी नानी हमें जो कहानी सुनाती थी, मतलब मशहूर था दादी नानी की कहानियां, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी भी वो समय है जबकि जो दादी नानियां हैं, जो हमारी दादियां हैं, जो नानियां हैं, वो कहानी सुना रही। बूढ़ी नानी दादी जो कहानी सुना रही है, मतलब जो बच्चे हैं वो भी उत्सुक हैं अपनी दादी की, अपनी नानी की कहानियां सुनने को, क्योंकि जो दादी नानी कहानियां होती हैं वो बहुत ही प्रेरणादायक होती है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो मानवीय मूल्य हैं वो उनसे हमें सीखने को मिलते हैं। और वो जो कहानी होती है वो इस तरीके से सुनाती है, मतलब इतने एक्शन से, इस तरह मतलब जो भी अपने एक्सप्रेशन जो देती हैं वो इस तरीके से देती हैं कि जो बच्चे हैं उस कहानी का अंतिम हिस्सा, मतलब जो आखिरी हिस्सा है, वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होते हैं, बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, उत्सुक होते हैं कि इसके आखिरी में, इसके अंत में क्या होगा। तो मतलब ये समय वो समय अभी भी है जब जो बच्चे हैं अपनी दादी की, नानी की कहानियां सुनने को तैयार हैं, उत्सुक हैं, जो कि सदियों से, मतलब बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। पहले भी प्रचलित थी दादी नानी कहानियां, और आज भी जो बच्चे हैं दादी नानी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक हैं। और अभी भी वो मतलब जो दादी नानी कहानियां जो होती है उसमें वो क्या करती है, परियों की कहानियां सुनाती है कि अंतरिक्ष के पार, मतलब अंतरिक्ष कहते हैं ब्रह्मांड, कि इस संसार से पार भी अंतरिक्ष है जहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं। तो उस कहानी के माध्यम से बच्चों में ये रहता है कि उस पार के जो लोग हैं उनके लिए एक बस है, मतलब उस पार से एक बस के द्वारा वो लोग आएंगे, मतलब उनको उनका इंतजार रहता है कि कब वो लोग आएंगे। तो उसमें उन्होंने ये बताना चाहा है कि अभी भी वो समय है जब लोग, जो बच्चे हैं वो अपनी दुनिया के जो तमाम बहुत सारे बच्चे हैं वो अपनी दादी नानी की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और वो इतनी उत्सुकता से उस कहानियों को सुनते हैं कि वो उस कहानी के आखिरी हिस्से को सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। और उस कहानी में वो अंतरिक्ष कहानियां सुनाती है, परियों की कहानियां सुनाती है कि इस दुनिया से पार भी एक अंतरिक्ष है जिसमें कि दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं, और एक गाड़ी है जो उन लोगों को यहाँ पर वापस लाएगी। तो इन सही जो कविता हमने पढ़ी, इसमें उदाहरण हमने किस किस को उदाहरण देखे, एक चिड़िया का उदाहरण देखा और हमने एक बेसहारा लोगों को थामने के लिए, मतलब गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए अभी भी लोग हैं इस उदाहरण के माध्यम से। और जो अपने लोग हैं कि जो लोगों का इंतजार कर रहे हैं, गंतव्य तक जो रेलगाड़ी जा रही है वहां भी है, अभी भी अपने लोग हैं जो हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, और जो हमारे अपने लोग हैं जो हमें दुआ देने के लिए अभी भी हैं, और जो दादी नानी की कहानियां हैं वो अभी भी सुनने के लिए बच्चे उत्सुक हैं। तो ये सभी उदाहरण उन्होंने दिए हैं, और इन सभी के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि जो जीवन की सहज क्रियाएं हैं, जो सरल क्रियाएं हैं, वो अभी भी अपने सहज रूप में चल रही हैं। तो अभी भी वो कहना चाह रही है कि अभी वो कठिन समय नहीं आया है। यदि मनुष्य में वो जो
कवियत्री जया जादवानी है, बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण की है और वो हमेशा अपने मन में एक उम्मीद की किरण जगाए रहती है। तो वो यही प्रेरणा दे रही है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को अपने आप में हिम्मत रखनी चाहिए, अपने आप में साहस रखना चाहिए, जो उसका लक्ष्य है उसे उस पर केंद्रित रहना चाहिए। और हर मनुष्य को, जो हमारा मनुष्य जीवन है उसमें ऐसा होता है कि कोई भी हमें लक्ष्य हमें बनाया है उसको पाने के लिए कठिनाइयां तो आती हैं। तो यही कहना चाह रही हैं कि कोई भी कठिनाई हो, कोई भी मुसीबत हो तो उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए और उस मुसीबत को दूर करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। हर मनुष्य के मन में एक उम्मीद की किरण जागनी चाहिए और हर मनुष्य को आशावादी बनना चाहिए। तो इन सभी, मतलब वो कहना चाह रही है कि जब भी आपके जीवन में कोई भी कठिन समय आए, जब भी आपके जीवन में कोई भी कठिन समय आए, तो इस कविता में जो जो भी उदाहरण आए, चिड़िया का, रेलगाड़ी का, दादी नानी की कहानियों का और अपने लोगों का, तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मकता लानी चाहिए और उस कठिन समय को हिम्मत के साथ दूर करने का प्रयास करना चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो आप सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो इसके प्रश्न उत्तर है वो करते हैं हम। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। पहला हमारा प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो यह कठिन समय नहीं, इस कविता में ये बताने के लिए कवित्री ने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला तर्क क्या है उनका? घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, पहला तर्क ये है। दूसरा है, गिरते पत्तों को थामने के लिए हाथ। तीसरा है, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए रेलगाड़ी। चौथा तर्क दिया उन्होंने, दादी नानी की कहानी सुनने की लालसा। चार तर्क दिए, घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्तों को थामने के लिए हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए रेलगाड़ी, दादी नानी की कहानी सुनने की लालसा। अब दूसरा प्रश्न है इसका, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो चिड़िया घोंसला बनाने के लिए, चिड़िया घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है। फिर इसमें है कि वह तिनकों क्या करती होगी? वह तिनकों से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घोंसले का
करेगी, ताकि उसके बच्चे जो है वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा प्रश्न जो है इसमें वो है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाने हैं, और मतलब वो वाक्य ऐसे होने चाहिए निरंतरता का भाव है। तो कौन कौन से वाक्य हम बना सकते हैं? पहला है, तुम अभी भी सुबह जल्दी उठते हो। दूसरा, तुम अभी भी योगा करते हो। तीसरा, तुम अभी भी विद्यालय जाते हो। तो बार बार अभी भी का प्रयोग आ रहा है, तो इसमें जो निरंतरता है वो बनी हुई है। अब जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, वो है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य बनाइए, और नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो ये बताना है। तो यदि इसमें हम बनाए नहीं और अभी भी, इनके माध्यम से वाक्य बनाने हैं। तो राम अभी भी शाम से, तो हम बनाएंगे इसका वाक्य चौथे में, राम अभी भी शाम से बात नहीं करता। दूसरा बनाए, वह अभी भी समझा नहीं रहा, वह अभी भी चुप नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इसमें दिया कि अभी भी और नहीं का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो अब ये जो हमने बनाया, पहले अभी भी का प्रयोग किया, तो इसमें कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है। और ये जो बनाया अभी भी, मतलब वो अभी पहले वाक्य में क्या भाव हो रहा है कि राम जो है वो अभी भी शाम से बात नहीं करता, मतलब अभी भी उसकी बात नहीं करने का बोध हो रहा है। वह अभी भी समझा नहीं रहा है, मतलब वो अभी भी उसको समझा नहीं पा रहा है, इसका बोध हो रहा है। और वह अभी भी चुप नहीं हो रहा है, मतलब वो बोलता ही जा रहा है, अभी भी चुप नहीं हो रहा है। तो तीनों में अलग अलग भाव आ रहे हैं। अलग अलग वाक्य बनने से ये जो शब्द है एक ही शब्द है, लेकिन वाक्यों में अलग अलग प्रयोग करने से तीनों के भाव जो हैं वो अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, ये पाठ हमने पढ़ा, इस कविता को हमने समझा, इसके प्रश्नोत्तर किए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और इसको हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास है, उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।